हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। अभी तक इससे पहले हम लोग ने IBSC IO प्रिपरेशन में ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, डिफेंस, इन पे हम लोगों ने सेट निकाले। आज हमारा रहेगा हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, फर्स्ट सेशन होता है 1885 में, WC बनर्जी होते हैं। और फिर सेकंड होता है 1886 में, उसमें दादा भाई नौरोज़ी होते हैं। और थर्ड होता है 1887 में, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो थर्ड वाले सेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम होते हैं। और इसके बाद जो होता है, इसके बाद वाले में वो क्रिश्चियन होते हैं, जॉर्ज यूल। स्टार्टिंग के फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं हिंदू, WC बनर्जी। और सेकंड फिर आते हैं पारसी, दादा भाई नौरोज़ी। और थर्ड होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम। और फोर्थ होते हैं क्रिश्चियन, जॉर्ज यूल। तो इस तरह से होता है सेशन। तो इनको हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये देखते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला जो होता है WC बनर्जी का, वो 1885 बॉम्बे में होता है। फिर सेकंड वाला कैलकाटा में होता है। थर्ड वाला यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी वाला, ये मद्रास में होता है। और 1888 जॉर्ज यूल का, ये इलाहाबाद में होता है। तो ये INC के कुछ स्टार्टिंग के 4 सेशन हैं उनके बारे में। और इसके कुछ सेशन इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें सरोजनी नायडू हैं, एनी बेसेंट हैं, ये सब हैं, फीमेल आई हैं, तो वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके कुछ सेशन इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम आर टेकन फ्रॉम। देखिए, नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? तो पुराण, मुंडकोपनिषद, जातक टेल्स और महाभारत, किससे लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उपनिषद कितने होते हैं। उपनिषद 13 होते हैं। अगर हम बात करें कि इसी तरह का एक वर्ड होता है तमसुमा ज्योतिर्गमय, तो ये किस उससे लिया गया है? तो ये लिया गया है एक उपनिषद से जिसका नाम है बृहदर्यांग। बृहदर्यांग से लिया गया है। तो इसको देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग बृहदर्यांग से लिया गया है तमसुमा ज्योतिर्गमय। अब बात करते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया। तो ये संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। मतलब सच जो होता है वो अकेला जीतता है, ये इसका मतलब है। और ये हमारे नेशनल एम्बलम में नीचे इंस्क्राइब्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें पुराणों की, तो पुराण कितने हैं ये पूछा जाता है। 18 पुराण हैं। और इसमें जो हिंदुइज्म हमारा रिलीजन है उसके कुछ लिटरेचर्स हैं, सेक्रेट लिटरेचर्स हैं इसमें। अब हम बात करें अगर जातक टेल्स की, तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। इसमें मतलब महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद इसको पूरा कंपाइल किया गया, कलेक्ट करके उसमें उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज़ थी, उनकी जो फ़िलॉसफी थी, लिटरेचर थे, उनको सब इसमें उसका कलेक्शन है पूरा। उसके बाद महाभारत की बात करें तो ये इसमें अगर श्लोक की बात करें तो इसमें अब तो 1 लाख श्लोक हैं। और ओरिजिनली 18,000 अप्रॉक्स श्लोक थे। और इसका पहले ओरिजिनली नाम जो था वो जय संहिता था। और इसको लिखा था वेद व्यास ने लिखा था। तो ये पूछ लिया जाता है, सिंपल से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है किसने लिखा था, वेद व्यास से लिखा था। और अगर जातक टेल्स के नंबर की बात करें तो ये 500 है। तो ये कुछ नंबर्स भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। पुराण 18 है, तो ये हमारा हो जाता है राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, द अनुशीलन समिति वॉज। ये क्या है? देखिए, अनुशीलन समिति जो थी ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। अब बात करते हैं कि ये किसके अंडर में थी। तो ये कलकत्ता में एक सतीश चंद्र बसु थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। और 3 सोसाइटीज़ में थी। तो इसमें पहली जो थी वो सतीश चंद्र बोस की थी, सेकंड वाली सरला देवी थी। और सतीश चंद्र के साथ P मित्र थे, और सेकंड वाली सरला देवी की थी। और थर्ड वाली जो चलाई वो वारेंद्र घोष उसमें थे। और भी मेंबर इसमें थे, जतिन नाथ, भूपेन नाथ, ये सब इसमें कनेक्टेड मेंबर्स थे जो सब साथ में थे। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर दीजिएगा सतीश चंद्र बसु। तो राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये जो रिवोल्ट हुए थे, पीजेंट रिवोल्ट हुए थे, ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे, इनसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या तो यहाँ पर ईयर होता है कि किस ईयर में, और क्या होता है कि दूसरा इनकी लोकेशन पे कि कहाँ से ये हुआ था, कहाँ पे कौन सा रिवोल्ट। तो देखिए सिंपल है, कुछ तो मतलब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और कुछ का ये है कि जब वो नाम देखकर आप समझ जाएंगी कहाँ का है। तो इसका मोपला जो है ये केरला का था, मोपला केरला से था। इका मूवमेंट ये था हमारा अवध का था। पबनम रिवोल्ट ये बंगाल की थी, और बिरसा मुंडा ये बिहार का था। तो देखिए ये तो समझ गए होंगे बिरसा मुंडा, और मोपला भी समझ गए होंगे केरला का। तो क्या हो गया, 2143 इसका ये बी में हमें मिला है, यानी कि राइट आंसर बी है। तो देखिए ये कुछ रिवोल्ट थे, ये इनका और एक और भी आता है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है कि कौन से लाइन से थे, पहले कौन सा हुआ था, बाद में। तो इनकी जो लिस्ट है उसको कुछ ट्रिक बनाकर एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, विद हाउ मेनी वॉलेंटियर्स डिड गांधी जी स्टार्ट ऑन हिज फेमस डांडी मार्च ऑन March 12, 1933। देखिए डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, और इसमें कितने वॉलेंटियर्स इनके साथ थे, कितने कंपेनियन थे, तो वो थे 78। ये नंबर पूछा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए ये जो हमारा लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसमें बात की गई थी कि सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके बाद साबरमती आश्रम में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी एक अपनी। तो उसके बाद गांधी जी वहाँ से जब चले दांडी के लिए, तो इन्होंने ट्रैवल किया। तो 78 कंपेनियन के साथ इन्होंने ट्रैवल किया। 24 डेज़ लगे थे इस पूरी जर्नी में, इनको 24 डेज़ लगे थे। और वहाँ पर उन्होंने जाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, नमक कानून तोड़ा था। और उस मतलब ये एक्ट जिनका दांडी मार्च था, ये एक्ट ये दिखाता है कि यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट हो गया था। तो ये कुछ इसके फैक्ट्स थे। तो हमारा राइट आंसर डी है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन लंदन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुई थी वो किसके टाइम पे, अकबर के। वहाँ से क्या हुआ था कि जो 1600 में क्या हुआ था कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी, इन्होंने बात की थी यहाँ पे ट्रेड करने की 15 ईयर्स के लिए, सिर्फ 15 ईयर्स के लिए ट्रेड करने के लिए बात की थी। तो उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था, अकबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1556 से लेकर 1605 तक, 1605 तक था। तो और ये जो आई थी बात कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए 1600 में आई थी। तो उस टाइम कौन सा किसका हुआ, अकबर का हुआ। तो इसका राइट आंसर अकबर है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी की बात करें तो क्या हुआ था कि ये पूछा जाता है अक्सर कि फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री यहाँ पर कहाँ बनी थी और कब बनी थी। तो जो फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री जो बनाई थी इन्होंने अंग्रेज़ लोगों ने, तो ये 1611 में बनाई थी। याद रखिएगा 1611 में बनाई थी मसूलीपट्टनम में। उसके बाद सूरत वाली जो फैक्ट्री थी वो परमानेंट फैक्ट्री थी, वो बनाई थी इन्होंने 1613 में, 1613 में सूरत में परमानेंट फैक्ट्री बनाई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। राइट आंसर इज़ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रेज द नेशनल फ्लैग। फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने नेशनल फ्लैग रेज किया था, तो ये थी मैडम कामा। इन्होंने एक वहाँ पर क्या कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1907 में जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले नेशनल फ्लैग को रेज किया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है। राइट आंसर इज बी। Which of the following gave an impetus to growth of militant nationalism on a widespread scale? इसमें से कौन सा जो है ये इम्पैक्ट डालता है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। पार्टीशन ऑफ बंगाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन्स ऑपरेसिव रूल, इल्बर्ट बिल एजिटेशन। देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा जो वाइड स्प्रेड स्केल पे जो इफ़ेक्ट डालता है वो होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें क्या हुआ था कि देखिए ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, और 1905 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल वाला जो पार्ट था वो असम में मर्ज कर दिया गया था, और वहाँ पे हेडक्वार्टर था
बना दिया गया था ढाका को, और जो वेस्ट वाला था उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये वाले पोर्शन आते थे। तो ये हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्या है, तो देखिए ये क्या हुआ था कि ये एक्ट लाया गया था लिटन के टाइम पे, लॉर्ड लिटन थे उस टाइम। और इसमें क्या हुआ था कि जो इंडियन के अपने जो वो थे, जितने भी प्रेस के वो कारखाने थे, वो सब ताला पड़वा दिया गया था। और उसमें ये था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट उसमें कुछ भी नहीं रहता था, मतलब उसमें नहीं छापा जाएगा, इसलिए ये किया गया था। और उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स की सिर्फ अच्छा पॉइंट्स ही उसमें रहते थे, और निगेटिव बात कोई भी नहीं रहती थी, मतलब उसकी उनके अगेंस्ट कोई भी बात नहीं रहती थी। तो ये एक्ट इस टाइप का था। तो इसको कहा गया मुंह बंद करने वाला एक्ट भी इसको कहा गया। एक प्रॉपर एक फ्रेज़ है इसके लिए, मुंह बंद, बोलती बंद, कुछ इस टाइप से है, मुंह बंद करने वाला फ्रेज़। तो ये एक्ट उसका था। उसके बाद इसको जो बंद किया था, ये भी याद रखिएगा कि इसको बंद फिर किसने किया था, ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने। याद रखिएगा, लिटन ने स्टार्ट किया था और रिपन ने बंद किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिटन ऑपरेसिव रूल, तो देखिए लिटन के टाइम पे काफ़ी सारे इन्होंने एक्ट निकाले थे। एक तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक आर्म एक्ट था, एक था कि दिल्ली इन्होंने पूरा क्या किया था, दिल्ली दरबार पूरा किया था। उसमें वहाँ पर उस टाइम पे सूखा बहुत पड़ा था, हमारे इंडिया में सूखा पड़ा था इनके टाइम पे, लिटन के टाइम पे। तो सारा जितना भी फूड ग्रेन्स और सब कुछ था, वो सारा जो उठवा कर इन्होंने दिल्ली दरबार में वहाँ पे पूरा भरवा दिया था, क्योंकि वहाँ पे उनको आना था, विक्टोरिया को आना था। तो जब वो आई तो उनकी मेहमान नवाजी अच्छे से की गई थी, और जबकि इधर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, तो काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी। तो एल्बर्टविल एजिटेशन में ये था कि जो कोल्ड था वहाँ पर, तो उसमें जो यूरोपियन जितने भी वो होते थे, उनकी जो सुनवाई होती थी, तो वहाँ पर इंडियन वाले भी शामिल कर दिए गए थे। इंडियन जो जजेस होते थे उनको भी शामिल कर दिया गया था। तो ये इस बिल में था। लेकिन क्या हुआ था कि जो यूरोपियन वहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट एजिटेशन शुरू किया, इसको लेकर एजिटेशन शुरू किया कि ये नहीं होना चाहिए, यूरोपियन लोगों की जो सुनवाई होनी चाहिए वो यूरोपियन ही जज के थ्रू होनी चाहिए, उसमें इंडियन का कोई वो नहीं है। तो इस तरह से फिर बाद में ये बंद करवा दिया गया था, बाद में रद्द कर दिया गया था इसे। तो ये कुछ एक्ट और रूल्स थे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल राइट आंसर है, ए। नेक्स्ट हमारा, हु वॉज मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। देखिए इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अगर हिंदी में कहते हो अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। तो इसके हेड यही थे। और अगर होम मिनिस्टर की बात करें तो इसमें होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, ये आता है। और भी कई सारी पोस्ट थी, तो उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बलदेव सिंह थे, ये डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे, डिफेंस वाला पार्ट इनको दिया गया था बलदेव सिंह को। लियाकत अली को फिनेंस का दिया गया था, फिनेंस डिपार्टमेंट लियाकत अली का था। और एग्रीकल्चर फूड वाला राजेंद्र प्रसाद का था। रेलवेज और ट्रांसपोर्ट वाला जो जितना भी पार्ट था वो था आसफ अली का। तो ये कुछ थे। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं कि इसमें बी आर अम्बेडकर और अबुल कलाम आज़ाद, तो इनको नहीं दिया गया था कोई डिपार्टमेंट उस टाइम। और इसमें मुस्लिम लीग नहीं थी, मुस्लिम लीग इससे हट गई थी, बाद में फिर आई, तो ये इसमें मुस्लिम लीग नहीं थी, ये याद रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज बुद्धिज़्म फर्स्ट प्रोपगेटेड आउटसाइड साइड। देखिए बुद्धिज़्म जो बाहर जो प्रोपगेट हुई है किस कंट्री में, तो वो श्रीलंका, और ये हुई है अशोका टाइम पे, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट हमारा, हु सक्सीडेड सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। देखिए बैटल ऑफ प्लासी जो हुई है, ये हुई है 1757 में, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव इस टाइम था। और इसमें सिराजुद्दौला ये नवाब था बंगाल का। और इसके बाद कौन बैठा था, तो इसके बाद इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता था और उसने बिठाया था मीर जाफ़र को। तो इसके बाद जो मीर जाफ़र बैठा था, इसका राइट आंसर ये है। मीर जाफ़र और मीर कासिम में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखिएगा। मीर जाफ़र जो था ये ब्रिटिशर्स का एक पपेट था,
मतलब पूरा कंट्रोल उसका था। तो ये ऐसी सेटिंग हुई थी कि ये इसके बाद इसको गद्दी में बिठा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीर कासिम की, तो देखिए मीर कासिम का रिलेशन प्लासी से नहीं बल्कि बक्सर से है। तो बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी 1764 में, तो उसमें मीर कासिम जो था वो बंगाल से था, और अवध से शुजाउद्दौला था, अवध से शुजाउद्दौला था, और दिल्ली से शाह आलम टू। ये इन तीनों का ब्रिटिशर्स के साथ इनकी पूरी वॉर हुई थी, बैटल हुई थी। तो उसमें और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन सा था, हेक्टर मुनरो था। तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम अलीवर्दी ख़ान की बात करें, तो अलीवर्दी ख़ान का पोता ये था सिराजुद्दौला, यानी कि सिराजुद्दौला के दादा ग्रैंडफादर जो थे वो अलीवर्दी ख़ान थे। और शुजाउद्दौला अभी हमने बताया था, मीर कासिम शुजाउद्दौला कौन था, ये अवध का था बैटल ऑफ बक्सर में। और ये मीर कासिम ये बंगाल की तरफ से था बैटल ऑफ बक्सर में। तो ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, पल्लव, चेरा, सतवाहन, चालुक्य। देखिए सबसे ओल्डेस्ट जो है डायनेस्टी वो सतवाहन है, इनमें से सतवाहन है। तो हमारा राइट आंसर तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें, तो इसके बाद पल्लव आएंगे, ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा, पल्लव आएंगे, फिर थर्ड चालुक्य आएंगे, और फिर फोर्थ चेरस आएंगे। तो ये कुछ ऑर्डर है इनका। तो सबसे ओल्ड कौन है, सातवाहन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारा, इन विच कंट्री डिड अशोका रेन। तो ये 2nd सेंचुरी BC में इनका टाइम था। तो इनका टाइमलाइन याद कर लेगा थोड़ा सा, मौर्यन एम्पायर का। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा, शेरशाह इज़ वेल नो फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, स्पेशली हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मार्केट कंट्रोल स्टेप, लॉ एंड ऑर्डर, मनसबदारी सिस्टम। देखिए मनसबदारी सिस्टम तो अकबर से रिलेटेड है, और लैंड रेवेन्यू, इसका राइट आंसर तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए जो शेरशाह सूरी थे ये मिडिवल के हाईली एजुकेटेड माने जाते हैं, मिडिवल टाइम के हाईली एजुकेटेड माने जाते हैं। और दूसरा जो इन्होंने जो चेंजेस लाए थे, रिफॉर्म्स लाए थे, वो रेवेन्यू में लाए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में लाए थे, मिलिट्री में लाए थे, करेंसी में लाए थे। तो ये इनके कुछ था जिसमें ये चेंजेस लाए थे। और उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट बैटल्स बहुत आती हैं, हुमायूं और शेरशाह की। तो वो कब हुई थी, देखिए बैटल ऑफ चौसा जो हुई थी 1939, वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी। हुमायूं दोनों बैटल में हारे थे। तो ये फर्स्ट हुई थी 1939 में, बैटल ऑफ चौसा जिसे कहते हैं, और सेकंड उसके एक साल बाद 1540 में हुई थी, 1540 में। उससे कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। तो फर्स्ट चौसा, सेकंड कन्नौज, ये याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी से कि इनका टॉम्ब, तो ये सासाराम में है, ये हमें लगता है सभी को पता होगा, ये सासाराम में है, बिहार में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेकन बाई। देखिए अगर हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ये ईस्ट इंडिया, तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, तो ये हुआ था चार्टर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ था कि ये पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था, लाया गया था। इसमें एक कमेटी बनाई गई थी ट्रेड के लिए जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरी कमेटी एक थी कंट्रोल की, कमेटी फॉर कंट्रोल जो थी वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये 2 कमेटीज़ बनाई गई थी, और 6 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए गए थे। और इसके बाद जो इसमें था वो ये था कि इसमें गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी उसमें पहले 4 मेंबर होते थे, उनको हटाकर 3 मेंबर कर दिए गए थे, कि गवर्नर जनरल काउंसिल में 3 मेंबर रहेंगे। और क्या होता था कि जो वर्कर्स, जो कंपनी के वर्कर्स होते थे उनको गिफ्ट दिया जाता था, तो वो ख़त्म करवा दिया गया था, गिफ्ट बंद करवा दिए गए थे। तो ये इस एक्ट में ये सब हुआ था। और तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं ये इन सब चार्टर एक्ट की, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। था कि बंगाल गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, ये पोस्ट कर दी गई थी गवर्नर जनरल की।
और इसमें एक कोर्ट बनाया जाएगा, फोर्ट विलियम कोर्ट बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर। और उसकी जज थी, फर्स्ट जज कौन थी? एलिजा एम्पे थे। उसके जज कौन थे? एलिजा एम्पे थे। और इसमें 4 मेंबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 4 मेंबर होंगे। और इसमें क्या था कि जो ट्रेड होता था उस टाइम, ट्रेड होता था वो बिना लाइसेंस के नहीं होगा, उसका मना कर दिया गया था कि बिना लाइसेंस के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और कुछ सिविल पावर्स, मिलिट्री पावर्स ही वो गवर्नर जनरल काउंसिल के अंडर कर दी गई थी, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर कर दी गई थी। तो ये था चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद आता है 1813 वाला चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या था कि जो क्रिश्चियन रिलीजन था वो उसको स्प्रेड किया जा रहा था इंडिया में, अच्छे से कायदे से स्प्रेड करने की बात हो रही थी, उसको स्प्रेड किया जाएगा। और इसमें एजुकेशन बजट भी लाया गया था। और जो लोकल बॉडीज़ जो होती थी उनको टैक्सेस के लिए बात की गई थी कि वो भी टैक्स देंगे। तो ये हुआ था 1813 वाले चार्टर एक्ट में, ये पॉइंट्स थे कुछ। अब बात कर लेते हैं अगर हम चार्टर एक्ट 1793 वाला। तो इसमें क्या हुआ था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सैलरी जो होगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। और दूसरा ये था कि रिटन लेजिस्लेचर की फाउंडेशन हुई थी। और जो लॉज होते थे जुडिशरी में, जो लॉज जिन पे काम होता था, लॉज होते थे, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ हुआ था 1793 वाले एक्ट में, चार्टर एक्ट में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर गांधी जी सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन पावर की डिसेंट्रलाइजेशन में क्यों सपोर्ट करते थे, क्या रीज़न था? इंडिया हैड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द पास्ट, नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन कैन प्रिवेंट कम्युनलिज्म, नहीं, इसलिए नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर्स मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इनटू डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन जब होगा, जब पावर्स बटी होंगी तभी तो वहाँ पर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वरना फिर वही आ जाती है ना कि मोनार्की आ जाती है। अगर हमें डेमोक्रेसी प्रॉपर चाहिए, पीपल की बहुत ज़्यादा पीपल जो हैं पार्टिसिपेट करें, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है, पावर्स बटी होनी चाहिए। तो ये इसलिए गांधी जी इसको सपोर्ट करते थे। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू। देखिए ब्रिटिश जो रेलवेज लाए थे उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारी कंट्री का जितना भी रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना, जो बाहर के जो पोर्ट्स हैं, इंडिया के बाहर जो इंडिया के पोर्ट्स हैं उन पे ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, तो इसलिए ये रेलवेज लाए थे। तो मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। तो ये आ जाएगा फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इसी में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको आसान करना। द मेन कॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज दैट। देखिए मेन कन्फ्लिक्ट जो था वो था द ब्रिटिश मिस यूज द दस्तक। ये एक फ्री ट्रेड पास होता था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स का इसका ये मिसयूज़ कर रहे थे, इस पास को। तो ये मेन कन्फ्लिक्ट था जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। द आर्य समाज वॉज फाउंड बाई। देखिए आर्य समाज और ये कुछ पूछे जाते हैं तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ब्रह्म समाज का कौन था, आर्य समाज का कौन था। तो देखिए जो आर्य समाज थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये याद कैसे रहेगा, देखिए आर्या में वाई आया है और स्वामी दयानंद में भी वाई आया है, इसको याद रखिएगा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा। अब हम और की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्म समाज के कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और अगर हम बात करें केशव चंद्र सेन की, तो ये जो थे ब्रह्म समाज बाद में स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट्स में। एक हो जाता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक होता है ओल्ड ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन ने जो चलाया पूरा वो थे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, तो इसको याद रखिएगा। और जो दूसरा था ओल्ड ब्रह्म समाज, उस पर कौन चले, देवेंद्र नाथ टैगोर, उस पर उन्होंने पूरा आगे प्रोसीड किया उसको आगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो ये आता है रामकृष्ण परमहंस, ये इसके फाउंडर थे। और उसके बाद ये हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो हमारे ये कुछ हो गए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर इज बी। फिर है गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट, कहाँ पे इनका
जन्म हुआ था, तो ये इनका हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी में हुआ था, ये तो याद रहता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखिए बोध गया में उसके बाद इनको सबसे पहले एनलाइटमेंट जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जो कहते हैं। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट सरमन दिया वो सारनाथ में दिया। फर्स्ट सरमन, इनका फर्स्ट सरमन सारनाथ में इन्होंने दिया। और कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई। अगर हिंदी में कहें तो निर्वाण, निर्वाण वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। तो ये अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग इनसे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हुमायूंनामा वॉज रिटन बाई, तो ये गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, इन्होंने लिखा था। राइट आंसर इज डी। वट वॉज द नेम ऑफ द हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर। देखिए अकबर ने एक हॉल बनाया था वर्शिप का, उसमें अलग अलग जितने भी रिलीजन के लोग होते थे, अलग अलग बड़े बड़े फिलोसफर और रिलीजियस जो भी होते थे, हेड होते थे अलग अलग रिलीजन के, वो सब आते थे और उन आपस में डिस्कशन करते थे। और आपस में डिस्कशन करते थे। उसके बाद अकबर ने एक रिलीजन चलाया था, दीन इलाही। तो ये कौन सा हॉल था, इसका क्या नाम था, ये इबादत खाना कहलाता था, इबादत खाना था ये। राइट आंसर इज बी। और ये सब भी अकबर ने बनवाए थे, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, बुलंद दरवाज़ा, ये सब भी अकबर के थ्रू बनाए गए थे। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर ये आता है कि हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस, सबसे पहले जो जिनको ट्रेसेस मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो कौन थे। तो देखिए इसमें ए कनिंघम आएगा राइट आंसर। और अगर बात आती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की, सिंपल, तो आ जाएगा आर डी बनर्जी, दयाराम, ये सब आ जाएगा, आर डी बनर्जी आ जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ कि विलियम जोन्स के टाइम पे एक आर्कियोलॉजिकल एक सर्वेयर बनाया गया था, पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसको थोड़ा सा जिसको अलग कर दिया गया था। और ए कनिंघम वहाँ के डायरेक्टर जनरल बना दिए गए थे, जिसको बाद में सेपरेट करके ए कनिंघम को डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है, विलियम जोन्स से उस टाइम। और उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इस डिपार्टमेंट को फिर से इंटीग्रेट किया जाता है, सेंट्रलाइज किया जाता है। और जॉन मार्शल जो हैं, सर जॉन मार्शल, इनको वहाँ का डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। विलियम जोन्स के टाइम पे कौन, ए कनिंघम, और लॉर्ड कर्जन के टाइम फिर से सेंट्रलाइज किया जाता है डिपार्टमेंट को और जॉन मार्शल को बना दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से, अगर फर्स्ट पूछे तो ए कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वॉज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। इसमें क्या था कि इसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी कि मुस्लिम जो हैं वो सेपरेट इलेक्शन उनका होगा। और इसमें क्या था कि बजट डिस्कशन हुआ था। तो कुछ पहले क्या होता था कि काउंटर क्वेश्चन नहीं हो सकते थे, बजट आया और एक सुना दिया गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि काउंटर क्वेश्चन करने की हामी दी गई थी, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं और रिटन क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे अब होता है रिटन क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन, ये सब होता है। तो इस वाले एक्ट में मिंटो मॉर्ले में काउंटर क्वेश्चन और रिटन क्वेश्चन दोनों को पास कर दिया गया था कि ये कर सकते हैं। और मेन इसका ये था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम बनाया जाए, ये था। और अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर 1909 यही हो जाएगा, ये काफ़ी पूछा जाता है। अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो ये 1919 में आया था। और इसमें क्या था, डायरकी सिस्टम की बात की गई थी। और मतलब दो उसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था, रिज़र्व और अनरिज़र्व। रिज़र्व में क्या था कि गवर्नर्स पावर रहती थी, और जो अनरिज़र्व थी उसमें विधान परिषद वाली पावर रहती थी। मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया था इसमें। और ये हुआ था कि 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा 10 साल बाद। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर था। फिर पार्लियामेंट एक्ट और जुडिशरी एक्ट ये अलग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन, देखिए जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1616 में आई, 4 में थी। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछ लिया जाता है कि कब आए इंडिया में
और दूसरा ये होता है कि कब कंपनी डाली। तो देखिए सबसे पहले आए पोर्टुगीज़ आए, कब आए 1498 में आए, 1498 में आए और 5 साल बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल दी यानी कि 1503 में। तो देखिए कब आए ये वाला ईयर याद रखिए और कितने साल बाद फैक्ट्री डाली ये याद रखिए तो याद हो जाएगा। देखिए 1498 में पोर्टुगीज़ आए, 5 साल बाद उन्होंने फैक्ट्री डाली। फिर सेकेंड है डच आए, सेकेंड पे डच आए, वो आए 1602 यानी कि 1602 में आए और उन्होंने 3 साल बाद फैक्ट्री डाली। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने कहाँ डाली? कोचीन में डाली और जो डच थे उन्होंने मसूलीपट्टनम में डाली। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ये 1600 में आए, 1600 में, और उन्होंने 8 साल बाद, तो ऐड कर लिएगा, पोर्टुगीज़ 5 साल बाद डालते हैं और जो डच होते हैं वो 3 ईयर्स बाद डालते हैं, उन दोनों को ऐड कर लिएगा। जो ब्रिटिशर्स थर्ड वाले हैं वो 8 साल बाद डालेंगे। कहाँ डालेंगे? सूरत में। 1608 में वो अपनी फैक्ट्री डाल देते हैं। कब आए थे? 1600 में आए थे। उसके बाद फ्रेंच, ये 1664 में। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई, ये नहीं कहा गया है कि यहाँ वाली कंपनी इन्होंने जो फैक्ट्री कब डाली। तो ये 1664 राइट आंसर होगा। 1664 में आए और 4 साल बाद, बस ये याद रखिएगा, ये 4 साल बाद इन्होंने अपनी यहाँ फैक्ट्री डाली। कहाँ पे? सूरत में। सूरत में किसकी फैक्ट्री थी? ब्रिटिशर्स की भी थी। मसूलीपट्टनम में किसकी थी? डच की थी। और पोर्टुगीज़ की कहाँ थी? कोचिन में थी। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा कब आए और कितने साल बाद फैक्ट्री डाली, तो ये आसान हो जाएगा याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1664। तुम्हारे यहाँ पे 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड हम आगे, अब हमारा ये एक सीरीज़ हो गई है सेट 1, अब हम इस पर दूसरे सेट अब हम देंगे। तो थैंक यू सो मच।